इन्फॉर्मेटिव सेशन। सो हम सबने सेंट्रल डॉगमा के बारे में सब कुछ पढ़ के रखा है कि कैसे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा का ये जो कॉन्सेप्ट था ना, एक रिसेंट स्टडी ने एक कॉन्सेप्ट को इतना ब्रूटली चैलेंज करा है, जहां पे ये पता चला है कि प्रोटीन को एज अ टेम्पलेट यूज करके उससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेंट्रल डॉगमा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये कैसे बदल चुका है, और एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हुई है अप्रैल 2026 में। इस बारे में ऑलमोस्ट हम सब ने सुन के रखा हुआ है, अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंटिफिकली अवेयर रहते हो, बट मैं कुछ और चीजें बताऊंगी, क्या क्या लिमिटेशंस है स्टडी के, और एक्चुअली कौन सा प्रोटीन है, कौन सा एंजाइम है। सो लेट्स डिकोड दिस टुगेदर। स्टडी की बात मैं कर रही हूँ, सो स्टडी का टाइटल है प्रोटीन टेम्पलेटेड सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय DRT3, और ये स्टडी 27 अप्रैल 2026 में पब्लिश हुई। अब ये जो स्टडी है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराई गई थी। अब इस स्टडी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जहां पे मैं की फाइंडिंग्स बताऊंगी, उसके बाद वहां पे क्या क्या कंक्लूजन आया और उसका क्या लिमिटेशन था, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय समझाने वाली हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस स्टडी के की पॉइंट्स के बारे में। रिसर्चर्स ने ना एक एंजाइम डिस्कवर किया, जिसे हम DRT3B एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, और एक तरह का ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब उन्होंने नोटिस किया कि इस एंजाइम के पास एक स्पेशल तरह की एक्टिविटी है, यानी कि एंजाइम जो है ना, ये खुद से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर पा रहा है। अब हम एंजाइम और प्रोटीन को क्यों लिंक कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि एंजाइम्स भी जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, तो इसे हम एक प्रोटीन की तरह समझ के रखेंगे। तो DRT3 जो प्रोटीन है, वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। बट हमें पता है कि एक्चुअली डीएनए का फॉर्मेशन हम जैसा पढ़ते आए हैं, उस हिसाब से डीएनए को एक टेम्पलेट की जरूरत होती है, उसी टेम्पलेट में नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। बट यहाँ पर उस डीएनए को सिंथेसिस के लिए किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, ये प्रोटीन ही उसके लिए एक टेम्पलेट का काम कर रहा है। इसके जो अमाइनो एसिड के एक्टिव साइट के रेसिड्यूज हैं, ये ही टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, और एक नए डीएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। इस स्टडी का जो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सबकी कैसे लाइफ डीएनए को प्रोड्यूस करती है, ना कि डीएनए से लाइफ प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक जो सेंट्रल डॉगमा हम पढ़ते आ रहे थे, उसमें हमें ये पता था कि लाइफ जो है ना कहीं वो उसका ओरिजिन डीएनए के मॉलिक्यूल से हुआ है। बट ये स्टडी शो करती है कि लाइफ ही डीएनए को बना रही है, यानी कि प्रोटीन से भी डीएनए बन रहा है। तो जो सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से एक अलग साइड की स्टडी बन चुकी है, और एक नया इनोवेशन, नई डिस्कवरी मार्केट में आ चुकी है, और एक नया तरह से अब हम शायद बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो साइंस का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही होता है कि कभी भी साइंस स्टेबल नहीं होता, वहां पे कब कौन सी चीज गलत हो जाए, कब कौन सी चीज बदल जाए, कुछ नया आपको मिल जाए। ये ब्यूटी होती है साइंस की, जो कि हमेशा टाइम के साथ बदलती रहती है। ऐसा कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, या किसी भी चीज को लेकर आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि ये चीज ऐसे ही काम करती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस स्टडी का एक लिमिटेशन बताऊंगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि ये जो एंजाइम या जो प्रोटीन है, जैसे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह के रिपीट्स, यानी कि स्पेसिफिक तरह के सीक्वेंसेस को जनरेट करता है। तो आप इस बेसिस पे पूरा सेलुलर मैकेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हो, पूरा जैसे प्रोटीन बन रहा है या जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, आप इसको इंटरलिंक नहीं कर सकते हो, कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक रिपीट को ही रिपीट किया जा रहा है। तो ये स्टडी का लिमिटेशन है। बट आई एम रियली श्योर कि अगर इस पर फर्दर स्टडीज होती है, तो कैसे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। हो सकता है कि सेंट्रल डॉगमा एक अलग नैरेटिव बन जाए, और हम आगे के टाइम में कुछ और स्टडी करने वाले हों। सो यार दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।